बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इन दिनों में अगर देखा जाए तो नई कानून साजी जो है उसके हवाले से स्पीकर चैम्बर में आज एक अहम मुशावरती इजलास हुआ था, जिसके अंदर गुफ्तशुनीद जो हुई है वो ये है कि 17 जो फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जजेस की तादाद को बढ़ा के 23 कर दिया जाए। इस वक्त जो जजेस की तादाद है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की गैर मौजूदगी यानी उनके रिटायर हो जाने के बाद 16 रह चुकी है और फुल कोर्ट 17 का था। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में ये फुल कोर्ट 17 वाली रिवायत हमने बखूबी देखी। माजी के अंदर अक्सर औकात ये भी होता रहा है कि कभी 13 जजेस, कभी 14 जजेस, कभी 15 जजेस हुआ करते थे, लेकिन 17 ये रहे और काजी फाइज ईसा के बाद 16 हो गए। 2 एडहॉक जज इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर 18 जजेस हैं जबकि मुस्तकिल जजेस 16 है। अब क्या सोच विचार हो रही है? अब ये हो रही है कि वो जो कैप 17 की है उसको बढ़ा के 23 कर दिया जाए, यानी मुस्तकिल जजेस जो हैं वो कुली तौर पे 23 हों। और उसके साथ गुफ्तशुनीद ये भी हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से किस तरीके से पैचअप किया जाएगा, किस तरीके से लोगों को मनाया जाएगा या उनको अपनी तरफ राग़िब किया जाएगा। कल हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू भी आपको सुनवाई। उन्होंने कहा जी कि ऐसा तो कतई तौर पर नहीं हो सकता कि जिन शिकों को हमने मुस्तरद किया था उनको वापस शामिल कर लिया जाए, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। हम चूड़ियाँ पहन के घर में नहीं बैठेंगे और हम रिटेलिएट करेंगे। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे प्रोसीजर एक्ट जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो पीडीएम के पिछले दौरे हुकूमत में जिसे तब्दील किया गया, फिर ये नया दौरे हुकूमत आया उसमें एक और तब्दीली की गई, अब फिर एक और तब्दीली की बाज़गह सुनाई देती है। ये जजेस की तादाद को जो बढ़ाया जाना है, ये जुमे वाले दिन ये बिल जो है वो कानून जो असम्बली है उसके अंदर पेश किया जाएगा, फिर वो कानून की अतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं ये उसी दिन देखा जाएगा। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे हम ये सारा कुछ देख रहे हैं, वहाँ पे जो गुज़श्ता लोग थे पार्लियामान के अंदर जब तरमीम साजी हुई थी और आईनी तरमीम के अंदर जिन लोगों ने अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट दिया था, हमने उसका नतीजा ये देखा है कि बीएनपी जो है वो अपने 2 सेनेटर्स को अपनी पार्टी से निकालने का पूरा फैसला कर चुकी है। और अगर वो पार्टी से निकाल देते हैं तो फिर उनकी रुकनीत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या रुकनीत मुअत्तल होती है या नहीं होती, नाअहल हो जाते हैं या नहीं होते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कि अभी नई कानून साजी के हवाले से जो फिर पै दर पे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इन्हें 26वीं आईनी तरमीम में सुकम दिखाई देना शुरू हो गए, किन वजूहात के बायस ये तेजी? देखें यासर, एक तो बड़ी क्लियर सी चीज है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर मैं आपको ये बिल्कुल अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इस पर हुकूमत के अंदर बहस चल रही है कि हमें किसने डुबोया। ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम जिसमें इतनी ज्यादा नुक्स है, जिसमें इतनी ज्यादा चीजें खराब हैं, इसमें इतना ज्यादा जो है वो मामला बिखरे हुए हैं कि जिस मकसद के लिए वो आईनी तरमीम को लाया गया था उस पर वो बहुत सी चीजें मौजूद ही नहीं है। इसके बावजूद भी कि इन्होंने वो तरमीम मान भी ली, लेकिन इनके ज़हन में था कि इस आईनी तरमीम के जरिए हम सब चीजों पर काबज हो जाएंगे। अब इसमें इस पूरी तरमीम के अंदर कोई एक नुक्ता ऐसा नहीं है कि आप आईनी अदालत के हवाले से वाज़ेह कोई चीज हो। इसमें कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसके तहत नजरसानी केस जो है जो फुल बेंच सुन सकता है, उसका सुनवा केस जो है वो 5 रुकनी बेंच सुन सके। इसके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि जिससे ये हो कि जनाब ये किस जजेस को किस तरीके से लाया जाएगा। इसमें कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसमें जिस तरह उन्होंने इनके एक बड़े जुम्मेदार शख्स ने कहा कि जनाब जब वो बन गए हैं, ये सब बन गए हैं, तो अब ये सबके बाद का जो शख्स होगा वो होगा सीनियर। ये तो ऐसी चीज भी इनके ज़हन में थे कि इस आईनी तरमीम में ये सारा कुछ होगा, लेकिन इस आईनी तरमीम में ऐसी कोई चीज नहीं है। ये अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गए हैं। अब उस जाल से निकलने के लिए ये एक ही रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से हम 27वीं आईनी तरमीम लाए। एमक्यूएम को कहे जनाब इसमें हम आपका बल्दियाती निजाम डालेंगे, एएनपी को कहे जनाब हम आपकी बात मानेंगे कि तुमने कहा था कि जनाब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पख्तूनख्वा किया जाए नाम, हम आपकी बात मानेंगे। अब ये अपने को या अपने इत्तेहादियों को
मनाने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 99% चीजें नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, बल्दियाती जो बात कह रही है, एमक्यूएम कह रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और इसी भी आपको पता है बड़ी देर से फटा चाह रहा था। और उसके बाद आप आ जाए कि जो नई चिकें डालनी है, वो जो दोस्त नाराज है, जिनको राजी करना है, जो सारा कुछ अपने काबू में करना है, उसकी तो खुल के मुहाफत कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब जब मौलाना फजलुर रहमान को अगर ये मनाने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर होंगी। पहली बात है, मौलाना साहब किसी सूरत में इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और अगर कोई कंप्रोमाइज इनके साथ करेगा तो वो सियासत को दफन करेगा। ये बड़ी क्लियर और साफ सी चीजें हैं। और अब तहरीक इंसाफ जो है, वो पहले मैच में तो तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आई कि उनके लोग किस तरह उधर गए थे। अब तहरीक इंसाफ उन लोगों को फारिग भी कर रही है। अब तहरीक इंसाफ उन लोगों के खिलाफ उनके हलकों में जाके जलसे भी कर रही है, ताकि वो निशाने इबरत अवामी तौर पर बिल्कुल फारिग हो जाए, तो उसके बाद कोई भी शख्स ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। और तीसरी चीज, पहले ये जो आईनी तरमीम आई थी, तो उससे पहले हुकूमत ने एक कॉन्फ्रेंस थी जिसकी वजह से कुछ सख्तियां कर दी, बहुत सी चीजें हुई, तो कोई भी ऐसा मामला जो है, ऐसा वक्त नहीं मिल सका अपोजिशन को कि वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट या बड़ी चीजें कर सके। अब आप गौर करें कि अभी इसको 1 से 1.5 माह लग जाना है इस नई आईनी तरमीम को, क्योंकि बिलावल साहब पाकिस्तान में नहीं है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं है, हमजा शहबाज पाकिस्तान में नहीं है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, और आने वाले दिनों में आसफ अली जरदारी भी पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो जब सारे लीडर जा रहे हैं तो फिर आईनी तरमीम की नोक जोक और बाकी चीजें जो है लोगों को मिलना मिलाना है, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। तो इस दौरान में आप देखेंगे कि एक ऐसी फजा बन चुकी होगी तहरीक इंसाफ के लहदा जलसों की, जब तहरीक जमीयत उलमा इस्लाम के लहदा जलसों की, ये सारी चीजें ऐसी बन चुकी होंगी कि जिसमें फिर किसी सूरत में इनका सरवाइव नहीं होगा, किसी सूरत में ये इनके पास ये करने का वक्त नहीं होगा, ना वो इनको ये सब कुछ करने देंगे। एक बात तो ये ज़हन कर लें कि अब हालात इतनी तेजी से बदलने जा रहे हैं कि जिसके मतलब कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। नवंबर देखें, सितंबर सितमगर था, अक्टूबर जो था वो जालिम था, और अब जो नवंबर आ रहा है वो फैसला कौन है। इन 3 महीनों का यही रिजल्ट निकलना है। नवंबर को लेकर राना साहब क्या वजह है कि सभी पेशीन गोइयां कर रहे हैं? जिस तरीके से लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में बानी PTI इमरान खान रिहा हो जाएंगे, ये कयास आराइयां किन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर है? देखिए, 2-3 चीजें। इमरान खान पर जो केसेस हैं, जो केसेस उन पर बनाए गए जेल के अंदर बैठे हुए, उन केसेस की तो सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में कोई वैल्यू नहीं है। जो केसेस बनाए गए बाकी भी उन पे जेल के अंदर होते हुए, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कि एक शख्स जेल में है, अगर उसकी तो किसी से मुलाकात हुई है तो फिर तो पहले केसों में बताया जाए वो हुई नहीं। दूसरे केसों में जो मुलाकात हुई है, जिस वक्त उसने ऐलान किया एहतजाज करने का, उस वक्त किसी जगह नहीं कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज हो, किसी जगह कहा कि तोड़ फोड़ हो, किसी जगह नहीं कहा जनाब ऐसा के, तो ना ही उस वक्त में 144 थी जब ऐलान किया। ये काफी चीजें जो होती है ना, दलीलें होती हैं। उसके बाद क्या हुकूमती निजाम इतना कमजोर था, इमरान खान जो है वो जेल में बैठ के हदायतें दे रहा था, क्या उसके पास कोई टेलीफोन था, क्या उसके कोई राब्ते थे? ये फिर हुकूमत पे सवाल आता है। इसलिए वो मुकदमा सारे जो है आप देखेंगे कि एकदम खत्म हो जाएंगे, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट से रिमांड खत्म हो रहा है, याद होगा आपको, वो खत्म हो जाएंगे। बाकी उसके बाद इमरान खान पर केस है कौन से? देखे, जो साइफर था वो खत्म हो गया, तोशा खाना जो है उसमें भी वो चले जाएंगे, उसके अब्दुल कादर जो है उसमें भी चले जाएंगे। जो एक तरमीम हुई थी, नैब तरमीम, उसके बाद तो वो बड़ी क्लियर सारी चीजें हो गई है। अब इन सारे हालात में इन सारी चीजों के क्लियर होने के बाद इसलिए ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो आ रहा है। उसके बाद हम क्यों नहीं समझते कि एक इंटरनेशनल सिनेरियो तब्दील हो रहा है। अब 5 तारीख के इलेक्शन का बड़ा खौफनाक रिजल्ट होगा, क्या बनता है 5 तारीख के, तो ये भी देखा जाएगा। अब मुझे बताया ना चले, आपने लोगों ने कह दी कांग्रेस में जी इन्होंने अप्रोच कर ली। अब बरतानिया से जो एक लेटर आया, बरतानिया के जो पार्लियामेंटेरियन ने अपने वजीर खारजा को कहा है, आप वहां पे बात की है, वहां पे जो लेटर लिखा है, क्या उसकी आप नहीं देख रहे?
आप कनाडा से आने वाली चीजें नहीं देख रहे, आप मुस्लिम ममालिक से आने वाले प्रेशर को नहीं देख रहे, और आप जो एक नया इंकशाफ हो रहा है कि खान साहब से मुलाकात की किसी ने तमन्ना जाहिर की थी, मिलने की कोशिश की थी और उसको इनकार कर दिया, ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह चीज आ रही है कि नवंबर जो है ये इमरान खान की रिहाई का महीना होगा। नवंबर जो है इसमें बहुत सी चीजों के फैसले होंगे और नवंबर के महीने में बहुत ही आपको बड़ी डेवलपमेंट्स भी नजर आएंगी, इंटरनेशनल सतह पर भी और पाकिस्तानी सतह पर। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं? बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो चलें पेशीन गोइयाँ हैं, लेकिन वो दूसरे अफराद बशमूल यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज रीमा साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके मुस्तकबिल पे क्या सवालिया निशान है या उसका भी कोई जवाब है? नहीं, ये मैं बताऊं, जब ट्रेन चलती है ना तो सारी बोगियों को साथ लेकर चलती है, सारे डब्बे साथ चलते हैं। ये सिर्फ कप्तान की रिहाई नहीं होगी, ये बाकी भी सारी रिहाइयाँ होंगी। अब मुझे बताया ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो जिस गाड़ी में सवार थी, जिस गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा था, अगर वो उन पे कोई इल्जाम नहीं है और सिर्फ लोगों पे इल्जाम नहीं है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी बेल हो जाएगी। बेल के लिए कानूनी ग्राउंड भी उनकी बन चुकी है कि कितना अरसे बाद कानूनी तौर पर बेल होती है, कितना अरसा बंदा जेल में रहता है और उसके बाद कानून क्या कहता है कि अब इसके बेल हो सकती है। ये सारी चीजें जो है ना चलेंगे। अब देखें ना, जब एक अदालत में जज ही नहीं है तो बेल कहाँ से होनी थी। और मैं आपको ये बता दूं, ये सारी बेलें भी होंगी और बड़ी तेजी से जमानतें होंगी। ये नवंबर शुरू होने में अभी सब 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन का इंतजार करें। 2 दिन में आपको बहुत सी गेमें जो है वो होती नजर आ रही हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में ठीक है, एक ग्रुप का सदर जीत गया, एक ग्रुप का सेक्रेटरी जीत गया, ज्यादा सीटें फिर भी जो है वो हामिद खान ग्रुप के हिस्से में है और उसके बावजूद उस इलेक्शन में भी जो फटा पड़ा है वोटों का, जनाब ये उसकी सदी से पैकेट से उसके वोट निकल आए, ये सारी चीजें, ये इतना सब कुछ मुतनाज़ होता जा रहा है, इतना मुतनाज़ होता जा रहा है कि अब कोई भी इलेक्शन जो है उसको फॉर्म 47 से भी दी जाती है। कोई भी इलेक्शन जो है उसको उसका रुझान। लेकिन क्या वजह राणा साहब, क्या वजह है कि पहले अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता था कि ये बार्स के इलेक्शन के ऊपर कोई सवाल उठा दे, लेकिन अब बार्स के इलेक्शन के ऊपर भी वही सवाल उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल उठाए जा रहे हैं। देखिए ना, आज हुआ है ना, लाहौर में हुआ है ना, किसी और जगह तो नहीं हुआ कि जब दोबारा गिनती हुई तो दूसरे पैकेट से वोट निकले। किसने निकाले वोट, किसने डाले वोट, कौन था वो? मतलब ये एक सवाल तो उठ रहा है ना। हालांकि वकला के इलेक्शन में हम कहते थे ये वो इलेक्शन है जिसमें बड़ा साफ और शफाफ सारा कुछ होता है। इससे पहले लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन थे, उसमें भी ये फटा हुआ था। तो ये चीजें तो चल रही है यार सर। जब एक इंटरनेशनल तौर पर सतह पे सारा कुछ हो रहा हो तो फिर ये चीजें तो होंगी। आप इसको रोकना चाहे नहीं रुकेंगी, आप इसको गिराना चाहे नहीं गिरेंगी, आप इसको बिल्कुल किसी और साइड पे रखना चाहे नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी कि आहिस्ता जो हालात है वो किसी और तरफ मुझे जाते नजर आ रहे हैं। इसमें इसी नवंबर के महीने पर तजियाकार भी, नवंबर के महीने पर सियासतदान भी, नवंबर के महीने पर आम लोग भी इसलिए बड़ा गौर से तजियाकार हैं, गौर से इसकी बात कर रहे हैं कि नवंबर में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, सुकुम वो कैसे रहे और सुकुम क्या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम छोड़े गए या मसलहतन छोड़े गए या नाकबत अंदेशी का नतीजा रहे? और अभी जो इस वक्त चहल पहल चल रही है और बाज़ सुनाई जा रही है, क्या ये 26वीं आईनी तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए है, 27वीं आईनी तरमीम का जो शोशा छोड़ा गया, या फिर 27वीं आईनी तरमीम ही दरकार थी जिसकी वजह से 26 को बुनियाद बनाया गया? अब इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कल बात कर चुके हैं कि हमने तो वो दांत निकाले थे और वो तो कभी वापस आने नहीं देंगे, और बिलावल भुट्टो कहते थे कि वो दांतों से तशबीह दे के या जहर से तशबीह दे के पूरी को पूरी मुतनाज़ बना दिया गया। और बकौल दानियाल चौधरी साहब या जो अकील मलिक साहब हैं वो ये राय रखते हैं कि अब इस नई तरमीम के अंदर वो दांत भी शामिल होंगे। तो ये पूरा मंजरनामा, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या रहेगी? अंदरूनी जो इंतशार की बातें मंजर आम पे आ रही हैं उसके अंदर कितनी हकीकत है और उसे प्रोपेगेट कितना किया जा रहा है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने। शेख वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब, अगर देखा जाए क्या समझते हैं, सवाल मेरा पहला ये कि 26वीं से नजर हटाने के लिए 27वीं का शोशा छोड़ा है या 26वीं को बुनियाद बना के ही 27वीं लानी थी? देखिए, जो 26वीं है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम तो खैर पूरी 26वीं को ही रिजेक्ट कर चुके हैं, रद्द करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। खसूसन
फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस के हवाले से, चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ेकार के हवाले से हम तो उसके मुखालिफ हैं। मगर मुखालफत अपनी जगह पे अगर हम इसको फिर देखते हैं तो इसमें इतने क्या उसे कहना चाहिए कि ये काबिल अमल ही नहीं है। मैं 2-4 चीज़ें हैं जो आमने सामने आती है। एक तो ये है कि राना सनाउल्लाह को मैंने सुना, उन्होंने कल कहा कि जी हमने वो जो पहले मुसद्दे में से चीज़ें निकाली थी हम वो लेके आएंगे। अगर वो ये करना चाहते हैं तो आई एम नॉट श्योर कि मौलाना बहुत सी चीज़ों में उस पर मुत्तफिक होंगे उनके साथ या नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी बहुत सी चीज़ों पे मौलाना को कह रही थी कि दे डोंट एग्री, तो क्या दोबारा पीपल्स पार्टी उस पर एग्री करेगी या नहीं करेगी? पीपल्स पार्टी से तो खैर मुझे कोई खास वो नहीं है, मगर मौलाना साहब अगर इस चीज़ पे अड़ जाए तो हमारी पोजीशन जो है वो दोबारा, हमारे 5 बंदे जो चले गए हैं उनके बावजूद भी पोजीशन ऐसी हो सकती है कि जिससे इनके लिए मुश्किल होगी 27वीं तरमीम पास करवाना। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, मगर ऑन दी अदर हैंड राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे और दूसरे एक और वजीर थे वो कह रहे थे कि नहीं, कुछ 27वीं में कोई ऐसी चीज, 26वीं में ऐसी चीजें हैं जो हमने दुरुस्त करनी है। सो लेट्स सी ये क्या सांप निकालते हैं पटारी में से। जो भी निकालेंगे हम तैयार हैं, हम तो अपनी कोशिशें करते रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जो है वो रिजल्ट मेरे अल्लाह के हाथ में है, मगर हम अपनी जदोजहद इन गैर आईनी मामलात के खिलाफ, ये जो इन्होंने आइन की रूह तबाह की है, हम इसके खिलाफ खड़े रहें। अच्छा शरीफ, ये तो बताइएगा कि जिन लोगों को आपने शोकाज नोटिस जारी किए थे और जो लोग वैसे ही पार्टी से मुनहरफ होकर चले गए थे या बिक गए थे, जो बंधा हुआ था, इन तमाम चीजों का फैसला कितने दिन में मुतवक्के है? लोग जानना चाहते हैं। देखें जी, जो शोकॉज दिया गया, जिन लोगों पे हमें सस्पिशन थी कि वो लोग हमसे राब्ता तोड़ के चले गए थे, राब्ता मुनक़ते हो गया था फॉर व्हाटएवर रीजंस, मगर उन्होंने वोट नहीं दिया पार्टी के फैसले के खिलाफ, उन्हें शोकॉज दिया गया। 4 लोगों को 7 दिन का टाइम दिया गया था। मेरे ख्याल में उसमें मेजॉरिटी का जो जवाब है वो आ गया है। अगर किसी का नहीं आया तो शायद आ जाएगा। जब वो 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद पार्टी जो है वो उन जवाबात या उस वजाहत का जो है एनालिसिस करेगी और उस पर अगर वो समझते हुए कि किसी को बुलाना है तो वो उनको बुला लेंगे और उनसे बाज़पुर्स की जाती है, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। तो ये बताइए कि जिन्होंने वोट दे दिया उनके मुस्तकबिल के हवाले से क्या आपको उम्मीद है? क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर ऑर्डर नहीं करता, जिन्होंने वोट दे दिया, इमरान खान साहब ने कहा उसने मुलाकात में कि जिन्होंने वोट दे दिया उन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लिए थे और 26वीं आईनी तरमीम के हक में इस ब्लेटेंट बेशर्मी के उससे वोट देना जो था वो कौम से गद्दारी। We will always treat them कौम के गद्दार, and as far as we are concerned, they can go to hell। उन्होंने एक जिल्लत ली है और अपनी नस्लों के लिए भी उन्होंने इज्जत जो है वो मुश्किल कर दी है। वो इज्जत जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। इन लोगों के हाथ जो था, जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे, जो सौदे किए, इनके लिए अपने हलकों में जाना, सियासत करना प्रैक्टिकली नामुमकिन हो गया है। अच्छा एक हल्कों में सियासत करना मुश्किल हो गया है, वो नहीं जा सकते। ये तो बता दें, खान साहब की रिहाई के हवाले से कहा जा रहा है कि नवंबर में खान साहब की रिहाई हो जाएगी। क्या मंतिक है? किस तरह आप समझते हैं कि नवंबर में रिहाई हो जाएगी? मेरा तो दिल है कि आपका और मेरा ये टॉक शो खत्म हुआ और उसके बाद खान साहब की रिहाई होगी। हमारी एफर्ट्स, हमारी कोशिश, हमारी दुआएं, हमारी हिम्मतें, एनर्जी तो इसी पे सर्फ हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें जो है, जो केसेस हैं, जाली केसेस हैं, उनके पल्ले शल्ले कुछ नहीं है। और अगर चीफ जस्टिस जो है, देखिए ना, चीज़ों का ट्रिपल डाउन इफेक्ट होता है। वो प्रोफेशनल क्लियर हेडेड आदमी है। अगर चीज़ें सही तरीके से चलती हैं तो कोई बईद नहीं है कि सारे झूठे केसेस जल्दी खत्म हो जाए। मगर बहरहाल मेरे पास तो कोई ऐसी डेट नहीं है। हम तो अभी भी एहतजाज के उस मोड में है। अभी पेशावर जलसा कर रहे हैं, 8 तारीख को कोयटा जलसा कर रहे हैं और इसी तरीके से साथ जैसे जैसे एक इवेंट हो जाएगा अगले इवेंट की डेट्स आती जाएंगी। तो मेरे पास तो नवंबर की कोई डेट नहीं है जी, मैं ऐसे कोई गलत बात करूं। मगर मैं ये समझता हूं कि जो हमारे वकला बताते हैं वो ये बताते हैं कि इन केसेस के कुछ पल्ले नहीं है। अगर ये सही तरीके से जजेस इसको वो कर लें तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि अभी मौजूदा निज़ाम के तहत जस्टिस याहिया अफरीदी के आ जाना, अब शख्सियत के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं, तरीक़ाए चुनाव के ऊपर एतराज़ है, तो इसको लेके क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं?
फवायद क्या मतलब? यानी केसेस आपके जो आप जो कह रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज के दौर में उनकी ईमा के ऊपर जो नहीं अडॉप्ट किए गए थे केसेस या जिनके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती। काजी फाइज ईसा वो द पार्टी, वो तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक पार्टी थे, पीटीआई के खिलाफ एक पार्टी थे। हमारा बैट छीना, फिर उनकी जोजा मोहतरमा किस तरीके से ओपनली जो है वो बैठ के हमारे कायद के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ गुफ्तगू करती थी। बहुत से फैसलों के अंदर जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी, बहुत से केसेस के अंदर, उससे ऑब्वियस था कि उनका बोझ जो है वो पीटीआई के खिलाफ कितना वाजे है। तो वो पार्टी बन चुके थे और जिसकी वजह से नीचे तक जो कोर्ट्स थी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और वो खराबी हो रही थी। मगर अब एक ऐसा चीफ जस्टिस जो क्लियर हेडेड है एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड ही इज क्लियर हेडेड, तो एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना कि चीजें काजी फाइज ईसा से ज्यादा उसके दौर से बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि अभी हुकूमत इस सोच विचार में है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी तब्दीली की जाए, वही तब्दीली जो इन्होंने पहले की थी, फिर उसमें और तब्दीली की, और अब बात है कि वो जो मखसूस कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब को शामिल कर लिया है, वो तरतीब चेंज करके वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सीनियर प्यूनी जज के तौर पर लिया जाए। अगर ये फैसला होता है तो फिर पीटीआई की सियासी तौर पर और वकला के तौर पर प्लानिंग क्या है? देखें, वो तो जब ये ले आएंगे और वो पास हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना। अभी तो मैं ये समझता हूँ तो शायद इनको रियलाइजेशन नहीं है, एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है, टाइम बताएगा इनको कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। बहरहाल जिस वक्त ये चीजें हो जाएंगी हम उस वक्त तो उसका अराइवल देखेंगे। हमें नहीं अब अंदाजा कि इस वक्त वो बिल में क्या लेके आ रहे हैं। जो चीजें लेके आएंगे जब वो ले होगा तो फिर हम देखते हैं, आपको बताएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या आपको उम्मीद है कि कब तक इसका फैसला हो जाएगा? ये तो मामला और मजीद गंभीर होता जा रहा है। स्पीकर ये कह दें कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन की बात मानूंगा, तो एक तरफ वो ये बात तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान सकते, हम सुप्रीम है, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हाँ इलेक्शन कमीशन का मान सकते हैं, वो शायद हमसे सुप्रीम है। देखिए, स्पीकर जो है ना वो बेचारा रोज अपनी स्टेटमेंट्स तब्दील करता रहता है। उसका कोई मैं उनकी बातों को इसलिए संजीदा नहीं लेता कि जो आदमी अपने हाउस का कस्टोडियन है और अपने एमएनएस को इंसाफ नहीं दिला सकता और उसके होते हुए स्पीकर नकाबपोश जो है वो एमएनएस को असेंबली में से अगवा करके ले जाते हैं और वो बेचारा एक सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाल सकता, मैं उनके बयान के ऊपर क्या तबसरा करूं? मैं तो यही कहूंगा कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और बहुत बढ़ के बातें न करें, इसलिए कि ये जिन लोगों पे के सर पे आप अपनी पार्टी के उछल रहे हैं, जब ये ब्रीफ केस लेके मुल्क छोड़ के जाते हैं ना तो पिछलों का पता भी नहीं होता कौन सी कोठरी में था और कौन सी जेल में था और किसने किससे मिलना है। 6-6 महीने तो बात टेलीफोन पे भी नहीं होती इनसे। मुझे याद है बहुत सी ऐसी चीजें जहां याद सादिक साहब वाज अ स्पीकर बट द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हु इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट पिक हिज कॉल फॉर 6 months। तो ये क्यों इस किस्म के ये ओवरबोर्ड हो रहे हैं और क्यों ये बहुत शाह से ज्यादा ये चुस्तियां दिखा रहे हैं, मुझे नहीं अंदाजा, बट ये गलत है। ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होंगे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस की जगह दे चुकी है कि इन्होंने इन मामलात में आईन की खिलाफवर्जी भी की और अगर उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगे तो फिर इस पर भी लग सकता है। तो उसमें बहुत सी इंटरप्रिटेशन है जो लॉयर्स देते हैं, बट आई थिंक आई वुड एडवाइज हिम नॉट टू मेक सच स्टेटमेंट्स। अच्छा, पीटीआई के बारे में राय रखी जा रही है कि पीटीआई जो है वो पार्लिमानी कमेटी की मुखालिफत कर रही थी, जुडिशल कमीशन की हिमायत करने लगी है, इसकी तायीद करेंगे? तरदीद? इल्जाम तो नहीं लग रहा, हम तो पार्लिमानी कमेटी में नहीं बैठे थे इसलिए कि वहां हमारा बैठना बेसूद था। बेसूद इसलिए था कि 12 टोटल बंदे थे, उसमें 9 उनके थे, 3 हमारे थे, हमने कौन सा तीर मार लेना था वहां पे। और अगर हमने एहतजाजी ऑन रिकॉर्ड करना था तो रिकॉर्ड तो हमने 26वीं तरमीम की मुखालफत करके कर लिया था। सो हमारा कोई किरदार ही कोई नहीं था वहां पे। वो सब के सब जो है वो गैंग अप थे एक तरफ और एक तरफ हम 3 आदमी थे। इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस। लेजिटिमेसी अपनी जगह पे थी और दूसरा ये जो नंबर गेम थी अपनी जगह पे थी और ये तायुन जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी की वायलेशन जो है उस तायुन में जब हम फर्क ही नहीं डाल सकते। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये है जुडिशल का ये जो कमीशन वाला, इसमें 13 लोग हैं और 13 लोग हैं और उसमें हमारा कलीदी किरदार है, बहुत कलीदी किरदार है। वी कैन मेक अ डिफरेंस। यहाँ पे हम चीजें जो है वो अगर सही तरीके से उसको प्ले करें तो
तो हम चीजें रोक सकते हैं, हम चीजें प्रपोज की हुई जो है वो उसको सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेट्स से हुकूमत जो है, अगर हम नहीं बैठते तो हुकूमत के पास 7 मेंबर होंगे और पीछे जजेस जो है वो 5 रह जाएंगे। अगर हम बैठते हैं तो फिर जजेस प्लस अस वी बिकम 7 और हु नोज कि कौन सी पार्टी कहाँ लॉबी कर ले, कौन से जज किसके साथ खड़े हो जाए, क्योंकि सबका एक एक वोट है ना जी। तो ये यहाँ हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार है। वी कैन मेक अ डिफरेंस। सो उस पर फिर पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला लिया, जिसकी तौसीक जो है हमने करवाई कोर कमेटी से, और फिर अब वो इमरान खान साहब ने भी अप्रूवल दे दी है। बस अब उसके लिए नाम फाइनल करके दे देंगे। कोई इल्जाम वाली बात नहीं। दिस इज आवर स्ट्रैटेजी, दिस इज हाउ वी वांट टू परस्यू। अच्छा शेख वक़ास साहब, ये बताइए कि अक्सर औक़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ था कि तरमीम होनी चाहिए, लेकिन वक्त जो है उसका अंदाज़ा भी रखना चाहिए। वक्त बड़ा मैटर करता है कि किस वक्त में आप किसको दबाने के लिए या किसको कॉर्नर करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अब उसी वक्त पे कि वो तरमीम होती है और उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई अमल में आ जाती है। अब एक तरफ से तासुर ये डेवलप किया जा रहा है कि ये कोई डील है जिसके तहत ये हो रहा है, तो आपकी नज़र में ये प्रोपेगेट किसकी तरफ से किया जा रहा है और जो तासुर कायम करना चाह रहे हैं क्या वो इसमें कामयाब रहे? यानी कि हमारे जिन MNAs के घरों में पुलिस गई है, उनके बच्चे, बीवियां, फैमिलीज को उठाया गया है, जिनके कारोबार बंद किए गए हैं, आज भी रेड्स हुई हैं। आज वो हाजी इम्तियाज की बेगम ने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाजी इजाज की फैमिली ने, वो आपने सुनी है। आदिल बाज़ई के साथ क्या हुआ है, शफकत उसके साथ क्या हुआ है, बहुत से मतलब स्टोरीज हैं जो लोगों ने ये जुल्म बर्दाश्त किया है, इसलिए रूपोश रहे कि इन्हें आईनी तरमीम के वोट के लिए कहा जा रहा था। और ये कुछ ऐसे नालायक है जो ये समझते हैं ये सारा कुछ हमने इसलिए करवा के उसके बाद डील कर ली। आर दे क्रेजी? ये अंडरमाइन करना चाहते हैं PTI की लीडरशिप को। ये यही हुकूमत के अंदर जान गुमाशते हैं ये है, और उसके बाद कोई मुनज़्ज़म सा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका फायदा कोई नहीं, बेसूद है। जो हमारे साथ हो रहा है डेली ना, वो दुनिया देख रही है। सो डील मसलन है कि कल मेरे ऊपर बाज 18 पर्चे हैं, मेरी जमानत हुई और मैं बाहर हूँ, कल कोई उठ के कहेगा कि ये जो है जी इसकी भी कोई डील हो गई है, उसकी सलमान अकरम राजा के ऊपर केसेस हैं, वो बेचारा जमानत पे बाहर है, तो फिर उसकी भी डील हो गई है। फिर जो बेचारे मतलब है कि अलीमा खान साहबा बाहर आ गई हैं, कल वो जो हमारे असल जो हमारे हीरोज हैं, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, चौधरी एजाज, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो बेचारे कल आ जाते हैं क्योंकि केस से झूठे ने पल्ले कुछ नहीं, तो लोग कहेंगे वहां भी डील होगी। सो ये नॉनसेंस बात है, न इस किस्म की कोई डील है। और जो लोग इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल आर नॉट बाइंग इट। ठीक। अच्छा शेख साहब, एक और मुझे सवाल का बताइएगा कि अगर 27वीं तरमीम आने की तैयारी होती है, तैयारी तो शुरू हो चुकी है, और उसमें भी ये लोगों को इसी तरीके से अगवा करते हैं या इसी तरीके से साइड पे लेते हैं या लालच, जो भी आप इसे समझ लें, तो क्या तहरीक इंसाफ अपने द्वारा MNAs को महफूज मकामात पर पहुंचा देगी या अब MNAs को कहा जाएगा कि आप डट कर असम्बली में करें? देखें जी, बात यह है कि ये तो अभी हम पॉलिटिकल कमेटी में डिसीजन लेंगे, क्योंकि मुझे इतलात है कि पंजाब के मुख्तलिफ MNAs के हलकों में दोबारा जो है वो ये दोबारा शुरू हो गई है परसों से। बहुत से दोस्तों ने चीजें शेयर की आपके साथ, बहुत दोस्तों ने नहीं किया है, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये काम दोबारा शुरू हो गया है। अभी पॉलिटिकल कमेटी आज या कल बैठती है, अभी टाइम फाइनल नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह विल डिसाइड एंड कि क्या करना है, मगर ये तय है कि मुखालफत करनी है। अच्छा शेख वक़ास साहब, ये बताइए कि फवाद चौधरी साहब जिस तरह के बयानात दे रहे थे, सुनने में ये भी है कि फैसल चौधरी साहब के तवस्सुत से इमरान खान साहब ने उन्हें भी पैगाम पहुंचाया है कि बयानबाजी ऐसी ना करें। वो किसी की ईमा पे दे रहे हैं या फिर कुछ अंदर ही अंदर कोड़ रहे हैं जिसकी वजह से वो ये बयानात देने पे मुसर है? नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा, मैं आई वुड नॉट लाइक टू रिप्लाई टू एन इंडिविजुअल। वो अपनी जाती कैपेसिटी में जो मर्जी कहते रहे। व्हाई शुड वी बी रिस्पोंडिंग टू समबडी हु इज नॉट पार्ट ऑफ आवर पार्टी? मैं बात करूंगा, अगलों को ट्वीटिंग करने के मौके मिलेंगे। द पीपल वांट अटेंशन, आई डोंट वांट टू गिव देम एनी चांस टू टू सीक अटेंशन के लिए। अब उन्हें कहते हैं मैं कहूँगा, छोड़े आप काम की बात करें, ये इशू ही कोई नहीं। ये मेरी बहस है, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ, ये फजूल बात है सारी। ठीक। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, क्या पेशावर के बाद कराची और कोयटा, कराची और उसके बाद लाहौर की बारी आ रही है जलसे में? सर ये है
कि जिस दिन पेशावर है उसी दिन कोयटा भी है। और फिर उसके बाद पेशावर, उसके बाद फिर हम जिस दिन वो 8 को करेंगे तो साथ ही हम फिर अगली जो शहर है उसकी निशानदेही करेंगे। कराची इज ऑन द कार्ड्स। लेकिन ये पिछले जलसों की निस्बत अब की बार हिकमत अमली में तब्दीली क्या होगी? क्योंकि इस्लामाबाद के 2 और लाहौर का 1, वो उससे तासुर ये है कि कारकुनान जो हैं वो बददिल हुए थे, लेकिन अब की बार हिकमत अमली में तब्दीली क्या लाएंगे? देखें, ये तो जिस दिन हमारे इवेंट होंगे आपको पता चल जाएगा कि कारकुन कितने बददिल थे। मैं ये समझता हूँ कि कारकुन क्या, हम सब परेशान है खान साहब की रिहाई के हवाले से, खान साहब की सेहत के हवाले से, और जो इस वक्त मामलात हमारे उसमें आ रहे हैं, तो बददिली जो है वो ऑप्शन नहीं है। मैं पीटीआई के तमाम वर्कर्स को कहूँगा, बददिली कोई ऑप्शन नहीं है, मायूसी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इख्तलाफ हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और वो घरों में होते हैं। वर्कर की बात कर रहा हूँ कि और तुसी कोई नवा लीडरशिप वाला खड्डा ना खोले, मगर ये है कि खान हमारा है, खान को रिहा करवाना है, और वो हमारा एजेंडा जो है वो हम इंशाल्लाह उस पर कारबंद है, और इंशाल्लाह खान को रिहा करवाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, इस सवाल देने के लिए। नाज़रीन देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने आया। शेख वकास अकरम साहब ने पूरी गुफ्तगू की है कि ये प्रेप्स चल रहे हैं जो हमारे जलसे होंगे, और उसके बाद एक बड़ी तहरीक होगी। राना साहब, जो सलमान अकरम राजा साहब ने गुफ्तगू की, उसके ऊपर बेशुमार लोगों ने बातें की कि कारकुनान निकलते हैं, ये खुद निकलते नहीं हैं, अब इनको बड़ा मजमा चाहिए, कारकुनान बगैर लीडर के निकल जाते थे। क्या लगता है कि अगर तहरीक चलने ही वाली है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, तो कब चलेगी और कितनी मजबूती के साथ चलेगी, और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? देखिए, मेरे पास जो इतला है, जो मुझे तहरीक इंसाफ के अंदर से उनके जुम्मेदारान ने बताया है, जो मेरी उनसे बात हुई है, उसके मुताबिक तो यह है कि तहरीक इंसाफ इसे नवंबर के महीने की 15 तारीख के बाद बाकायदा एक बड़ी तहरीक शुरू करे। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हर 15 नवंबर के बाद ही क्यों? तो उसका जवाब यही बात मैंने भी उनसे पूछी कि हर 15 नवंबर के बाद ही क्यों? क्या 15 नवंबर से आप पहले नहीं कर रहे? 15 नवंबर का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी, हमने 15 नवंबर से पहले बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनके फैसले आ सकते हैं। 15 नवंबर से पहले बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें वाज़े तौर पर रिलीफ, इंसाफ मिलता नजर आएगा, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसपे हो सकता है हुकूमत अपने बिछाए हुए मजीद जाल में खुद फंस जाए। तो फिर हम उस हिसाब से फैसला करेंगे कि हमने तहरीक का रुख क्या करना है। क्या तहरीक का रुख कोई धरने की तरफ हो गया? क्या तहरीक का रुख कोई ट्रेन मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, ट्रेन शटर डाउन हड़तालें होंगी? उनके बकौल यह है कि आने वाले दिनों में महंगाई भी आनी है, गैस की लोड शेडिंग भी होनी है, गैस भी महंगी होनी है, उसके अलावा केसेस का मामला उनके सामने है। कुछ बड़े केसेस जो है वो खत्म होने भी जा रहे हैं, क्योंकि उनमें अदालतों से तेजी के साथ फैसले आते हुए नजर आने हैं। और फिर वो देखना चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसका केस भी लगना है, उसका क्या रिजल्ट आता है, और 27वीं आईनी तरमीम जो है उसमें कौन कौन सी हुकूमती हमायती पार्टियां हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम में सपोर्ट करने वाले लोग जो है वो किस तरीके से बाहर निकलते हैं, वो किस तरीके से हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, या वो किस तरीके से उनका हुकूमत की हमायत करते हैं। ये सारी चीजें उनका कहना है कि सामने रख के हम फाइनल राउंड खेलेंगे 15 नवंबर के बाद। दूसरा, मैंने पूछा कि आप क्या सिर्फ यहाँ तक देख रहे हैं, कोई इंटरनेशनल भी देख रहे हैं? उन्होंने कहा जी, इंटरनेशनल कौन नहीं देख रहा, अमेरिका के इलेक्शन जो है उसके बाद भी बहुत सी चीजें तब्दील होती नजर आती है, बाकी और भी दीगर ममालिक से प्रेशर जो है उससे भी बहुत सी चीजें होती नजर आती है, और आने वाले दिनों में और भी बहुत से मामला जो है वो देखने में नजर आएंगे। क्योंकि जब मैंने पूछा तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन भी उन्होंने डिस्कस किया कि एक वकला तहरीक जो है इस इलेक्शन के रिजल्ट के साथ बड़ी मुंसलिक है, इस इलेक्शन के रिजल्ट जो है उससे क्या होता है, क्या आगे रिजल्ट होता है। तो इसमें चूंकि ये इलेक्शन हो गए हैं और इसमें वाज़े तौर पे दोनों जमातों के लोग जीते हैं, किसी का सेक्रेटरी जीता तो किसी का सदर जीता, तो इसमें बराबर की ही सतह पे सारा मामला चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है तहरीक इंसाफ अपने सामने रख रही है, और इन सारी चीजों को सामने रखने के बाद तहरीक इंसाफ जो है
वो अपना एक भरपूर रोल अदा करने जाएगी और असल तहरीक जो शुरू होगी तहरीक इंसाफ की, वो आपको नजर आएगा वो 15 तारीख के बाद होगी। और जहां तक बात ये है, ये बात की जाती है सलमान अकरम राजा की कि सलमान अकरम राजा ने, उसने अगर आप गौर करें तो उसकी बात ठीक है सलमान अकरम राजा की कि अगर आपने एक फाइनल राउंड खेलना तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाहद फाइनल राउंड होगा इसमें कोई भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा रूपोश नहीं होगा। वो रहनुमा जिनके पास होते हैं वो आपको इसको लीड करते हुए नजर आएंगे, वो आपको इसका सामना करते हुए नजर आएंगे, वो आपको बिल्कुल फ्रंट फुट पे लड़ते हुए नजर आएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूँ कि इसी तरह होगा और 15 तारीख के बाद आपको एक बड़ा मैदान लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे अमेरिका के अगराज़ मकासद क्या देखते हैं? क्या सिर्फ तबीयत बहाली के लिए ही वहाँ पे चेकअप है या फिर कुछ और वजूहत? मुझे वो फिक्रा याद आ रहा है कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब से किसी ने पूछा ना, अभी ये जब लंदन से अमेरिका जा रहे थे कि मियां साहब आप वजीर आजम क्यों नहीं बने? बनने 21 अक्टूबर को गए थे और आप वजीर आजम नहीं बने तो आप क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका से वापस आ लेने दे या अमेरिका जाते हुए ये सवाल नहीं करना बनता आपका। और इस पूरे अमल में अब जो 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, क्या किरदार बिलावल भुट्टो का 26वीं आईनी तरमीम वाला ही देखेंगे या अब की बार मुख्तलिफ होगा? मेरा नहीं ख्याल कि अब इनके लिए कोई 27वीं आईनी तरमीम जो है इतनी आसान हो। देखिए 26वीं तरमीम इसलिए आसान थी कि इनको दो चीजों का एज मिला, मैंने जिस तरह पहले भी कहा है। एक, इनको टाइम ऐसा मिल गया कि जिस टाइम में ये समझते थे कि हम फौरी तरमीम कर लेंगे तो काजी फाइज ईसा साहब के जाने से पहले पहले बहुत सी चीजों को हम हल कर लेंगे। उनमें से तो कोई चीज इनकी हल नहीं हो सकी मासवाए एक तैनाती की, लेकिन वो तैनाती भी उल्टी हो गई। इसलिए उल्टी हो गई कि सारे जजेस पाकिस्तान में पहली दफा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हो गए और ये जो एक बड़े ग्रुपिंग की आवाजें आ रही थी वो खत्म हो गई और उसके बाद वहां पे मेरिट पे फैसले, तेजी से फैसले, ये सारी चीजें होना शुरू हो गई हैं। तो अब 27वीं तरमीम के लिए चूंकि इन्होंने शोर वक्त से पहले बचा दिए, बहुत पहले बचा दिए और बहुत पहले बचाने के बाद अब लाजमी बात है कि अर्चक जो है इसका अरेंज करके रखेगा। अर्चक जो है इससे निपटने की कोशिश करेगा, चाहे वो प्रोटेस्ट के जरिए हो, चाहे अदालतों के जरिए हो, चाहे किसी और चीज के जरिए हो, ये सारी चीजें होंगी। और आप एक चीज निश्चित कर लीजिएगा, अगर 26वीं आईनी तरमीम या उसकी कुछ शिकें जो आइन से मुतसादम हुई या जो सुप्रीम कोर्ट समझेगा ये शिकें ठीक नहीं है, इससे हालात पैदा हो सकती है, तो वो शिकें अगर उसमें से उड़ गई तो फिर 27वीं आईनी तरमीम को आप भूल जाइए। फिर 27वीं आईनी तरमीम जो है वो बिल्कुल किसी खाते में नहीं होगी, बल्कि 27वीं आईनी तरमीम जो है एक ख्वाब बन के रह जाएगी। ये बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पूरा सेटअप चल रहा है इसमें मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम से गेन क्या किया? देखिए, मौलाना साहब ने जब पहले इनकार किया तो उस वक्त मौलाना साहब एक हीरो बन गए और मैंने उस वक्त भी कहा था जिस गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता था वहां पर भी उनकी बात होना चाहिए। और मौलाना साहब जब इस तरमीम पर वोट दिया तो मौलाना साहब की पहले वाली पोजीशन ना रही, हमें मान लेना चाहिए मौलाना काफी हद तक पीछे है। उसके बाद अब मौलाना साहब ने जिस तरह एक दो दिन पहले एक तकरीर की है तो हमने कल के अपने प्रोग्राम में सुनाई थी, अगर उस तकरीर के बाद भी ये वाज़ेह हो रहा है कि मौलाना ने खुल के ये बात कह दी है कि मैं नहीं मानता, मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हम कुछ चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे। अब मौलाना साहब ये खुल के बात कर रहे हैं। अब मौलाना साहब ने अगर दोबारा हीरो बनना है तो मौलाना साहब को हीरो बनने के लिए अपनी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खुलकर सामने आना होगा, चाहे उसके लिए जलसे जुलूसों का अरेंज करें, चाहे उसके लिए मीटिंग्स करें, जो मर्जी करें, उसके लिए करना होगा। पर अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर सियासत जो होती है ना वो बड़ी बेरहम चीज होती और इतनी बेरहम चीज ये सियासत कि जो फिर किसी को माफ नहीं करती। यहाँ पर हीरो और जीरो ये चीजें जो होती है ना बड़ी तेज से चलती हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए मौलाना कौसर नियाजी साहब से लेकर बाजवा साहब तक को कि किस तरीके से रफीक जीरो बने थे, किस तरीके से किसको हराया था। ये सारी चीजें माजी में भी नजर आती रही है और अब भी नजर आएंगी।
और आने वाले दिनों में मौलाना साहब को आने वाले सियासत को बेहतर बनाने के लिए एक अपोजिशन का रोल अदा करना पड़ेगा। अपोजिशन का रोल अदा करना पड़ेगा। और माजी करीब में जब वो किया था तो उसी से उन्हें बेनिफिट भी मिला था और वापस उसी किरदार के ऊपर आना होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहते हैं मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।